Hello students and learners, welcome to the BrainBox Tutorials. I am your teacher Priyanka. अभी CBSE ने क्लास 10 के लिए कुछ एडिशनल प्रैक्टिस पेपर अपलोड किए हैं अपने वेबसाइट में। कुछ ही दिन हुए, आई थिंक 1 वीक हुआ है। तो उन्होंने किया है इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के पेपर अपलोड। प्रैक्टिस पेपर हैं और जब से वो अपलोड हुए हैं और जब से बच्चों ने देखा है कि काफ़ी कुछ और ज़्यादा टेंस्ड हो गए एक्चुअली और स्ट्रेस्ड हो गए हैं, काफ़ी बौखलाहट है। बिकॉज व्हेन आई वेंट थ्रू द पेपर मुझे यही समझ में आया कि लॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी वो आंसर्स कर पाओगे। लेकिन इतने सारे उस टाइप के क्वेश्चंस थे जो शुरू से ही चालू होता है MCQs एंड ऑल, कि बच्चे काफ़ी डर गए। उन लोगों को लगा ऐसे ही पेपर सेट हो जाएगा अगर बोर्ड एग्ज़ाम में, तो हम कैसे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है। इसका मतलब तुम लोग खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। कभी भी कोई पेपर CBSE अपलोड करता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एज इट इज़ पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम में दे देगा। अगर ऐसा होता तब तो सारे बच्चे पहले ही उनको पेपर मिल जाता, यानी CBSE अपने पेपर खुद ही लीक कर रहा है क्या? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे तो इसका आंसर ये है कि ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चंस शायद आ सकते हैं, बिकॉज ये CBSE बोर्ड ने ही पेपर अपलोड किया है। तो हो सकता है कुछ एक क्वेश्चंस उस पेपर में इसके हों, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि सेम के सेम पेपर पूरे के पूरे उठा करके दे दे, सारे क्वेश्चन सारे सम्स दे दे। और कुछ एक क्वेश्चंस कुछ एक सम्स ऐसे हो सकते हैं। बट इससे पहले सैम्पल पेपर भी अपलोड हुआ था, वो भी तुम लोगों ने सॉल्व किया है। तो तुम लोगों ने देखा है सैम्पल पेपर और अभी प्रैक्टिस पेपर को अगर कंपेयर करो तो दोनों के सम्स बिल्कुल अलग है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसा आएगा बोर्ड का एग्जाम का पेपर, सैम्पल पेपर जैसा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जैसा। हो सकता है दोनों का मिक्सचर हो सकता है दोनों तरीके के सम्स हो प्लस कुछ और भी तरीके के सम्स हो। इसलिए इतने कंफ्यूज मत हो। NCERT से सारे जो भी चैप्टर्स है उनका सॉल्यूशन जरूर करना। NCERT बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस और चैप्टर्स के और मैथमेटिक्स के सम जो होते हैं वो NCERT बेस्ड ही होते हैं। तो अगर तुम लोगों ने NCERT का अच्छे से समझा है, सॉल्व किया है, NCERT एग्जाम्पलर के सम्स जो हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो उसके बाद, क्योंकि उसके बाद में तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। NCERT एंड एग्जाम्पलर करने के बाद फिर कैसे भी सम्स आए, कैसे भी क्वेश्चंस आए, आराम से कर पाओगे। और जहाँ तक है इस प्रैक्टिस पेपर की बात, जो 4 प्रैक्टिस पेपर आए हैं, तो मैं लेकर के आई हूँ आज मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने क्लास 10 वालों के लिए अपलोड किया है फॉर 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं सॉल्व करती हूँ प्रैक्टिस पेपर को। प्रैक्टिस पेपर ऑब्वियसली बड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं एक वीडियो में तो इसको सॉल्व नहीं करूँगी, कुछ एक इसके पार्ट्स होंगे, बट इस सीरीज़ में ये पूरा पेपर मैं हर एक सम सॉल्व करूँगी। तो आज हम पार्ट A से शुरू करते हैं। पार्ट A में 20 क्वेश्चंस हैं, 20 सम्स हैं, ऑल आर MCQ। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन A के सम नंबर 1 से। देखो सम नंबर 1 ही पढ़ लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है। द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल PX पासेस थ्रू द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स के नाम दिए, -5, 0, 0, -40, 8, 0 एंड 5, -30, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ PX। ये 4 दिए हुए, इनमें से बताओ कौन सा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ये 4 पॉइंट से पास हो रहा है। तो देखो अभी इस सम को अगर हम करें तो तुम लोगों ने देखा है पॉलिनोमियल के जो ग्राफ पास होते हैं वो कैसे होते हैं। समझ लो हम एक ग्राफ बना ही देते हैं। चलो ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ठीक है। अभी वो जो ग्राफ पास हो रहा है वो क्या क्या है। एक है -5, 0, शायद करीबन यहाँ होगा, अंदाजन ले लेते हैं। एक है 0, -40, 0, -40 समझ लो यहाँ पे है। ये -5, 0 है, ये 0, -40 है। फिर तीसरा है 8, 0, 8, 0 मान लो यहाँ है, ये है 8, 0। और फोर्थ पॉइंट है 5, -30। तो 5, -30 अंदाजन समझ लो यहाँ होगा 5, -30। तो जो पॉलिनोमियल है वो कैसे पास होगा, ये पैराबोलिक फॉर्म में ऐसे कुछ ऐसे 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 कुछ पास हो रहा होगा, ठीक है। कुछ ऐसा पैराबोला बना होगा। अभी
हम कैसे पता करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल? तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जहाँ पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को काट रही होती है। तो एक्स एक्सिस को यहाँ दो जगह काट रही है, एक यहाँ और एक यहाँ। यहाँ पे एक्स क्या है -5 और वहाँ पे एक्स क्या है 8, ठीक है। तो एक है -5 और दूसरा है 8। इसका मतलब दीज आर द टू ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स। ये तो दो ज़ीरोज़ हो गए। हम ज़ीरोज़ को कैसे लिखते हैं, ये 9 से सीखना चालू किया तुम लोगों ने पॉलिनोमियल का, कि एक अल्फ़ा होता है और एक बीटा होता है, तो ये दो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो हमको दो ज़ीरोज़ तो मालूम चल गए, एक -5 है और एक 8 है। तो फैक्टर को कैसे हम लिखते हैं, इन्हीं ज़ीरो से फैक्टर बनते हैं, एक्स माइनस पहला ज़ीरो एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ये दो फैक्टर्स हुए। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें, अल्फ़ा डालो x माइनस -5 मतलब x प्लस 5 विल बी अ फैक्टर, और दूसरा x माइनस बीटा मतलब x माइनस 8 विल बी अ फैक्टर। ये दो फैक्टर्स होंगे और ये दो ज़ीरोज़ होंगे। अब चेक कर लो कि तुम्हारे जो सम में ऑप्शन है उसमें x प्लस 5 या x माइनस 8 है क्या। तो हमको दिखाई दे रहा है कि x माइनस 8 ऑप्शन नंबर बी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ x माइनस 8। क्लियर है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा है कि क्या पॉलिनोमियल जो बनता है वो पैराबोलिक फॉर्म में बनता है, ये याद है कि नहीं। और पैराबोलिक फॉर्म में जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस पे काटे वो ही ज़ीरोज़ होते हैं, ये याद है कि नहीं। अगर ये याद रह गया तो तुम लोग आराम से बता पाओगे कि अच्छा ये दो हैं, इसमें x माइनस 8 दिया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज़ द ऑप्शन, ठीक है। तो ये बहुत ही लॉजिकल और अच्छा क्वेश्चन था। सम नंबर 2 लिखा है, शोन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस mx प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहला। सेकंड है ny माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पहले x है फिर y है, ये कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0 जैसे दिया था। इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया था, तो मैंने साइन के साथ ठीक लिख दिया, पहले x के नीचे x फिर y, तो ny माइनस 12x की जगह माइनस 12x प्लस ny। तो क्लियर हो गया, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। अब हमको पूछ रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ m एंड n, जो नहीं दिए हुए ना, डू द अबव इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अगेन देखो ये इसका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बेस हो गया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो x के पास में a1 अपॉन a2 मतलब m अपॉन -12 इज इक्वल टू 4 अपॉन n इज इक्वल टू -6 अपॉन 12। इसमें कौन सा सॉल्व है, ये वाला c1 अपॉन c2। -6 अपॉन 12 मतलब -1/2। अब इससे तुम 4/n जो है पहला पार्ट, ये n की वैल्यू निकाल सकते हो ना। n इज इक्वल टू, देखो -n इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू -8 हो गया। और इस केस में m अपॉन -12 इज इक्वल टू -1/2 लेते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, तो 2m इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू 6 आ गया। तो m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू -8, ये हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो सम नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ना देखो सम नंबर 3 लिखा हुआ है, अ टीचर आस्क्स 3 स्टूडेंट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ q square minus 4pr is greater than 0, the roots of the quadratic equation px square plus qx plus r is equal to 0 will be, roots कैसे होंगे, ओके रूट्स मतलब x की वैल्यू कैसी होगी। और q स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन 0 दिया है। q स्क्वायर माइनस 4pr क्या होता है, तो पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम देखते हैं इसका क्या आ रहा है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी p, c यानी r, तो q स्क्वायर माइनस 4pr, ये है डिस्क्रिमिनेंट इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहाँ दिया हुआ है कि q स्क्वायर माइनस 4pr जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ओके। यानी कि हमको इतना तो पता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यानी नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, रूट्स जो हैं वो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ये तो हमको पता चल गया। वो रियल नंबर है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग दो x की वैल्यू है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि x क्या होगा, रूट्स क्या होंगे। तो 3
जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर देते हैं। जैन बोलता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू कुछ भी 0 से ऊपर ही होगा, 1, 2, 5, 18 कुछ भी, बट माइनस में नहीं हो सकता। विपुल बोलता है पॉजिटिव ही होगा अगर पी क्यू आर पॉजिटिव हैं तो, और सुमन बोलती है नेगेटिव होगा अगर पी क्यू आर पॉजिटिव हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो देखते हैं क्या होता है। पहला बात, जैन बोलता है कि एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, देखो ग्रेटर देन 0 तो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है का मतलब ये नहीं होता कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। एक्स रियल नंबर हो सकता है और रियल में सारे इंटीजर्स आते हैं और सारे रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। इनफैक्ट यानी कि माइनस में भी आंसर आ सकता है, प्लस में भी आंसर आ सकता है। एक्स की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो रियल नहीं है, रियल नंबर ही है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और जो भी 2 रूट्स हैं, मान लो कि 2 रूट्स जो हैं वो हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये 2 रूट्स है। अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? फॉर्मूला सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। -b/a मतलब जो x का कोएफिशिएंट है, यानी -q/a मतलब -q/p। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, यानी कि कांस्टेंट r/a, यानी x² के पहले का, यानी x² का कोएफिशिएंट r/p। अब देखो सम ऑफ द रूट्स यानी दोनों वैल्यू x की अगर ऐड करें तो यहाँ आंसर आ रहा है नेगेटिव। और जयान बोलता है कि दोनों x की वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो क्या कोई भी ऐसे 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से आंसर नेगेटिव आ जाता है, उनका सम नेगेटिव है? हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो उनका सम करने पे आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्वियसली जैन मतलब a वाला जो है वो तो रॉन्ग बोल रहा है क्लियरली, बिकॉज क्लियरली बोल सकते हो कि 2 पॉजिटिव नंबर ऐड करके कभी नेगेटिव बनता नहीं है। तो हमने पहले का तो देखो बिल्कुल रॉन्ग कर दिया। अब जो है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोलता है कि पॉजिटिव होगा, विपुल बोलता है पॉजिटिव होगा अगर पी क्यू आर पॉजिटिव है। तो देखो यहाँ पे पी क्यू आर को हम पॉजिटिव ही लेते हैं, पॉजिटिव ही दिया हुआ है तो चलो मान लो पॉजिटिव ही नंबर है तो हम कुछ ले लेते हैं। चलो अंदाजन ले लेते हैं। लेट P1 है, Q2 है, R3 है, कुछ और भी ले सकते हो। मैंने ऐसे कुछ भी पॉजिटिव नंबर ले लिए। अब पी क्यू आर अगर पॉजिटिव है तो विपुल बोलता है तब तो एक्स भी पॉजिटिव होगा। लेट अस सी, -q/p क्या होने वाला है फिर? -2/1 यानी -2 होने वाला है। और r/p क्या होने वाला है? 3/1 यानी 3 होने वाला है। अभी अगेन सम को देखो, क्या 2 पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करने से आंसर -2 आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तब फिर भी पॉसिबल है कि -2 आंसर आ जाए। या तो दोनों ही नेगेटिव हो या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तब पॉसिबल है कि माइनस आंसर आ जाए। नहीं तो 2 पॉजिटिव का आंसर -2 हो ही नहीं सकता। तो विपुल का भी रॉन्ग हो गया। विपुल ने बोला था अगर पी क्यू आर पॉजिटिव होंगे तो एक्स की वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव होगी, लेकिन हमने चेक किया पी क्यू आर अगर पॉजिटिव होते हैं तो ये इनका -q/p तो नेगेटिव हो रहा है, यानी सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव हो रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तीसरी देखो कौन है, सुमन ने क्या कहा। देखो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सी सुमन का करेक्ट है या फिर तीनों ही रॉन्ग बोल रहे हैं। 2 का तो रॉन्ग हो गया। सुमन के बारे में आते हैं। सुमन बोलती है कि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है इफ़ पी क्यू आर आर पॉजिटिव। चलो चेक करते हैं। पी क्यू आर पॉजिटिव अगर ले लो, कुछ भी ले लो, तो मैंने अगेन 1 2 3 ले लिया, तो बोल रही है कि पी क्यू आर अगर पॉजिटिव हैं तो एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव ही है। चलो चेक करते हैं। पी क्यू आर पॉजिटिव था तो यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया, तो हाँ ये चांसेस है कि अल्फ़ा बीटा नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव आ सकता है। ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि पॉजिटिव का आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है, यानी कि दोनों x को मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है। हाँ वो भी पॉसिबल है। दोनों x की वैल्यूज़ नेगेटिव है अगर, तो नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने से आंसर तो पॉजिटिव ही आता है ना। तो सुमन जो कह रही है वो हमारे इस केस में बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है कि पी क्यू आर अगर पॉजिटिव हैं इसका मतलब
अल्फ़ा बीटा, इसका मतलब कि दोनों x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सम में जो ऑप्शन नंबर सी है सुमन का, वो करेक्ट है। ओके, सम नंबर 4 में लिखा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सेंटर्ड एट O, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 3। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब 2 सर्कल है जिनका सेंटर एक ही होता है, एक छोटा एक बड़ा, फिर सर्कल हो जाएगा। फिगर दिया वही है। तो अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनर सर्कल टू दैट ऑफ आउटर सर्कल इज़ 1:9। दोनों के एरियाज, इनर सर्कल और आउटर सर्कल के एरिया का रेशियो, तो एरिया ऑफ इनर सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू 1:9 है। यानी कि बड़ा वाला सर्कल जो है बाहर वाला, वो 9 टाइम्स है छोटे वाले का। A एंड B लाई ऑन द बाउंड्रीज ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है। अब हमको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B 3,5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, यानी हमको A का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, मतलब वो सर्कल बनाने की जगह, बट A का कोऑर्डिनेट्स चलो हमको मान लेते हैं हम x, y है, यही हमको निकालना है। ये सम कैसा लग रहा है, सेक्शन फार्मूला जैसा सम लग रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, बस रेशियो नहीं दिया हुआ। अगर OA इज टू AB हमको दिया हुआ रहता तो हम तुरंत A के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते। यानी हमको A का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले रेशियो ऑफ OA इज टू AB, इसका रेशियो। हमारे पास इनर सर्कल और आउटर सर्कल के एरिया का रेशियो तो है, तो चलो इसी से हम निकालते हैं। OA देखो फिगर के हिसाब से OA क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है स्मॉल r, और OB क्या है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, यानी कि कैपिटल R, पूरा OB है ना। तो एरिया ऑफ इनर सर्कल क्या है, πr², और एरिया ऑफ आउटर सर्कल क्या है, पाई, ये कैपिटल R का स्क्वायर, राइट। ये क्या है, 1:9 है। अब देखो पाई पाई कटता है, तो r² अपॉन कैपिटल R² इज इक्वल टू 1/9, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/9, दैट इज 1/3। यानी स्मॉल r अगर 1 है तो कैपिटल R 3 होगा, 1:3 का रेशियो है। इसका मतलब ये AB कितना होगा, 3 - 1 2, बस आ गया रेशियो। इसका मतलब OA इज टू AB हमको मिल गया है 1:2 है। अब तो A निकाल सकते हो ना, तो A का कोऑर्डिनेट में देखो x क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y क्या होगा, चलो A का ही बता देती हूँ, और y क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। mx2 यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। y का हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 1 प्लस 2, 3 और ये -8 और 3 होता है -5/3, 5 बन जाए 5 और 6 11 अपॉन 3। तो ये हमको मिल गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। ये कोऑर्डिनेट ऑफ A दिया हुआ है ऑप्शन नंबर B में, तो ये ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सम का जब आंसर मिलने लग जाता है या सॉल्यूशन होने लग जाता है, तो कितना भी टफ सम हो फिर मज़ा आने लग जाता है करने में। तो आई होप जो सम्स तुम लोगों को पहले टफ लग रहे थे, अब जब देखते जा रहे हो वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आते जा रहा है तो क्लियर होता जा रहा होगा। तो दिमाग से ये डर हटा लो कितना टफ है कितना टफ है। ये एज इट इज़ पेपर नहीं आने वाला बोर्ड में। हो सकता है ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ सम्स हो, कुछ इस तरीके के सम्स हों। तो कॉन्सेप्ट अगर एग्ज़ाम के पहले क्लियर हो गया तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर ये सम्स कर लोगे तो इजी सम्स भी आराम से कर लोगे, ठीक है। तो डोंट वरी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। तो अभी चलो आते हैं नेक्स्ट वाले सम में, नंबर 5 में देखो अगेन एक डायग्राम दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि सोनाली इज़ स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ अ 7 मीटर वाइड रोड एज शोन बिलो। 7 देखो यहाँ लिखा हुआ भी है। शी वॉन्ट्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस D बिटवीन 2 राइट पोल्स ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड, ओके।
और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर हमको डी निकालना है। तो मैं काम करती हूँ, ये डायग्राम में यहाँ बना देती हूँ और उसके बाद हम इस सम को करते हैं। ओके, तो ये रहा वो डायग्राम। यहाँ ए मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख दिए, ए बी सी। अच्छा, डी नहीं लिखती हूँ क्योंकि डी तो डिस्टेंस है, तो इसकी जगह मैं लिख देती हूँ एम एंड एन। ये एम एन, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए क्योंकि मुझे अभी सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके करना पड़ेगा इस सम को, इसलिए मैंने नाम लिख दिए जिससे ईजी हो। सोनाली यहाँ खड़ी है पॉइंट ए पे, बी में पोल नंबर 1 है, सी में पोल नंबर 2 है। ये है रोड जिसकी विड्थ है 7, यहाँ दिया हुआ है। तो अभी हमको डी की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। तो मुझे ये दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल छोटा वाला ए एम एन एंड दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी सी। देखो सिमिलर तो आराम से हो जाएगा एंगल प्रॉपर्टी से। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए तो कॉमन ले लेना, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया क्योंकि पैरेलल ही है ना रोड के साइड्स। तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही होते हैं। तो ए एम एन सिमिलर तो हो गया ए बी सी से ए एक्सियम दे करके, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, यानी कि ए एम अपॉन ए बी, ये अपॉन पूरा इज इक्वल टू एम एन अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी। अब हमको जिसकी वैल्यू पता है वो लिख दें। ए एम पता है पी है और ए बी जो है पूरा ये पी प्लस 7 है, क्योंकि ये अगर 7 है तो ये भी 7 है, तो ये पी प्लस 7 है। एम एन जो है वो आर है और बी सी डी है, तो हमको तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो डी मल्टीप्लाइड बाई पी इज इक्वल टू आर पी प्लस 7। तो डी इज इक्वल टू आर पी प्लस 7 अपॉन पी। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम चेक करते हैं कि डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर क्या ये ऑप्शन है। तो हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी है, इतना मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ? अच्छा देखो नंबर 6 देखो कितना इजी दिया हुआ है। लिखा है शोन बिलो आर टू ट्राइंगल्स सच दैट द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ ईच इज नोन। तो इसके देखो ट्राइंगल पहला दिया हुआ है KLM, ML3 है, KL4 है और दूसरा PQR है, उसमें भी RQ6 है और PQ8 है। और अब लिखा हुआ है अलॉन्ग विद द गिवन इन्फॉर्मेशन विच ऑफ दीज इज सफिशिएंट टू कंक्लूड वेदर ट्राइंगल KLM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। KLM और PQR सिमिलर करने के लिए देखो KLM और PQR जैसे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में इस ट्राइंगल्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले ये चेक कर लो। अभी LM इज टू RQ जो है ये है 3/6 यानी कि 1/2 और नीचे का बेस KL अपॉन PQ जो है वो है 4/8 यानी कि 1/2। तो ये SS तो इक्वल है। अगर इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, तो लेफ़्ट वाले ट्रायंगल में एंगल L और राइट वाले ट्रायंगल का एंगल Q इक्वल हो जाए तो हम SAS एक्सियम से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है और उन दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल है। या फिर अगर हमको तीसरी साइड MK और RP का रेशियो पता चल जाए, MK इज टू RP का भी रेशियो पता चल जाए कि ये भी 1/2 है, तो हम SSS यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो तीनों के इक्वल है, कभी हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन, और या तो ये एंगल या फिर ये वाला साइड का रेशियो ये इक्वल है, ये दिया हुआ रहे, तो तब हमारा सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या है। यहाँ पे नंबर 1 में बोल रहा है KLM PQR यानी ये इक्वल लिखा हुआ रहे। सेकंड में बोल रहा है KM इज टू PR का रेशियो दिया हुआ रहे।
तो हमको तो दोनों ही चाहिए। क्या ऑप्शन है ऐसा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी देखो लिखा हुआ है आइदर 1 और 2, यानी कि या तो ये या ये कोई भी एक दिया हुआ है तो चलेगा। नहीं तो ए में दिया हुआ है सिर्फ यही दिया हुआ है, तो अगर ये दिया हुआ रहेगा तो प्रूफ नहीं कर सकते क्या? तब भी तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो सम नंबर 7 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। लिखा हुआ है शोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पी एंड ऑल लेंथ्स आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीई? अब मैंने उस डायग्राम को ऐसे शॉर्ट में बनाया है, उतने नीटली नहीं बना, लेकिन आप अपने ये जो क्वेश्चन पेपर का फिगर है इसमें देख सकते हो आप। अब पीई की वैल्यू निकालनी है ना, ओके। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे ऐसे छोटी एकदम लाइट सी एकदम परपेंडिकुलर, मतलब सीधी सीधी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल बनी हुई है और इसके परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब एक तो मुझे पीई, यहाँ पी है तो पीई जो है ये पीई के बराबर जो ये 3 से जो एक लाइन जा रही है, एक तो मैं इसको डार्क कर दूँ और उसके बाद एक ये क्यू तक, ये जो स्ट्रेट लाइन तो क्यू तक है ना, तो ये क्यू और 4 पे जो लाइन जा रही है इसको डार्क कर दूँ, तो मुझे 2 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं ना। अगर मैं ये 3 की जगह एक लेटर लिख दूँ ए और 4 की जगह दूसरा लेटर लिख दूँ बी, तो मुझे 2 ट्राइंगल मिल जाते हैं। पहला ट्राइंगल पी ए ई एंड दूसरा ट्राइंगल पी बी क्यू। और ये क्लियरली दिख रहा है कि ये और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि दिया हुआ है पैरेलल लाइन, हम तो बस उसके ऊपर ही खींचे डार्क किए, तो पैरेलल है। तो बहुत आराम से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। तीनों ही एंगल इक्वल है, कोई भी 2 ले लो, एक एंगल पी इक्वल है, कॉमन हो गया ये वाला, और दूसरा एंगल ए और एंगल बी को इक्वल कर दो, या इधर एंगल ई और क्यू को कर दो, दोनों का रीजन तो एक ही होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। तो इससे क्या हुआ, ट्राइंगल पी ए ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी बी क्यू के ए से, एक्सियम से, और अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करते हैं। तो पी ए अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन बी क्यू विल बी इक्वल टू पी ई अपॉन पी क्यू। अच्छा, अभी बोल रहा है कि ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है। एक बार मैं एक सर्कल बनाती हूँ और उसका कोई भी एक सेक्टर बनाती हूँ, ठीक है। ये सेंटर है, 2 रेडियस खींचेंगे हम, और ये रेडियस के बीच की जगह कोई सेक्टर बोलते हैं ना। यानी सेक्टर कहाँ से कहाँ तक होता है, एक रेडियस से दूसरे रेडियस तक, करेक्ट। अगर यहाँ पे OR6 है और दूसरा जो लाइन है सेक्टर का वो PR अगर 6 है और दूसरी लाइन PQ है, यानी PR और PQ दोनों ही रेडियस है, यानी अगर PR 6 है तो PQ भी 6 ही हुआ ना। तो हमको इधर PE तो निकालना है, PQ हमको मालूम है 6 है, AE BQ हमको नहीं मालूम, हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। PA हमको देखो ये 3 यूनिट से ये 3 है, और PB पूरा 4 यूनिट से 4 है। तो हम इसको अगर न भी लें, इन दोनों से ही PE की वैल्यू निकाल सकते हैं। PE इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, 9/2 हुआ। इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। 4.5 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो रहा है? ओके, सम नंबर 8 देखो कितना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। लिखा है अ सर्कल इज ड्रॉन, ओके, 2 points are marked outside the circle such that only 3 tangents can be drawn to the circle using these 2 points। हम कोशिश करते हैं बनाने की। इसको बोल रहा है कि एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ था और इस सर्कल के बाहर 2 पॉइंट्स थे, मान लो ये 2 पॉइंट है ए और बी, इन दोनों से 3 टेंजेंट्स ही यहाँ खींचे जा सकते हैं। हमको पता है एक पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो एक ए से इधर आ रहा है, एक दूसरा इधर आ रहा है, ये 2, तो बी से भी 2 खींचे जा सकते हैं, एक इधर आ गया और दूसरा इधर आ गया, ये 4 टेंजेंट्स हो गए। लेकिन बोल रहा है कि नहीं, 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग, लेकिन टेंजेंट 3 ही होंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है?
क्या हो सकता है पॉसिबल? देखो यहाँ ऑप्शन तो है, नंबर डी बोल रहा है सच अ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल एज विथ 2 पॉइंट्स देयर विल बी ऑलवेज 4 टेंजेंट्स। ये तो क्लियरली बोल रहा है, लेकिन एकदम से उस ऑप्शन पे जंप करने से पहले थोड़ा ध्यान दे दो, क्या हम कोई और तरीका है जिससे कि बना सके 4 टेंजेंट? तो ये तरीका तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो 3 टेंजेंट, तो इससे तो 4 टेंजेंट ही बन रहे, ये तरीका तो हटा दो। अब एक पॉइंट तो चलो ए है, अगर इसी टेंजेंट को हम आगे स्ट्रेट लाइन खींचें, बी है, मतलब बी और ए एक ही लाइन पे हों, तो बी से भी यही टेंजेंट जा रहा है, समझ लो टी, तो बी टी भी टेंजेंट कहलाएगा और ए टी भी टेंजेंट कहलाएगा। और एक बी से दूसरा टेंजेंट यहाँ जा रहा है, कुछ इधर होगा, समझ लो ये क्यू पे जा रहा है, और इधर एक ए पे जा रहा था, वो तो कुछ और होगा, समझ लो आर। तो अब 3 टेंजेंट हो गए, एक टेंजेंट है बी टी या फिर ए टी, कुछ भी बोलो, दूसरा टेंजेंट है ए आर और तीसरा टेंजेंट है बी क्यू। इसको हम 3 टेंजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये बी टी ए टी ये एक ही लाइन से जा रही है, इसीलिए हम इसको एक ही टेंजेंट कंसिडर करेंगे। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास मिल गया। अब क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है हमारे पास ऑप्शन में? तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, ट्रू तो नहीं होगा ऑब्वियसली ऑल 3 टेंजेंट। नंबर 2 लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट्स। हाँ, ये करेक्ट है, ये दोनों पॉइंट्स ए और बी कोई भी एक टेंजेंट पे लाई करते हैं, जैसे कि हमारे केस में बी टी पे दोनों पॉइंट लाई कर रहे थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और अब ऑप्शन डी की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, हमारा सम नंबर 9 लिखा हुआ है, शोन बिलो इज ए सर्कल विथ 3 टेंजेंट्स। हमने भी बना दिया, ये एक के क्यू जा रहा है, एक के पी जा रहा है और एक एम एल जा रहा है। और लिखा हुआ है कि क्यू एल 2 सेंटीमीटर है, के एल 6 सेंटीमीटर है और पी एम हाफ ऑफ के एल है। के एल 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 है, क्यू एल 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये टोटल के क्यू 8 हो गया। अगर हमको चाहिएगा तो हम ले लेंगे कि ये टोटल के क्यू 8 है। और यहाँ पे बोल रहा है कि पी एम जो है ये के एल का आधा है, यानी कि 6 का आधा 3 होता है, तो पी एम 3 है। ओके, अभी हमको पूछ रहा है दैट व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल एल एम के। एल एम के यानी कि इसका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले देखते हैं कि इस ट्राइंगल, क्या ये कहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं है? देखो इक्विलेटरल तो नहीं होने से रहा, बिकॉज एक 50 डिग्री आ गया, नहीं तो 60 होता। तो एंगल एम निकालने के लिए देखो एम के कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास वो थ्योरम है ना कि फ्रॉम अ पॉइंट 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, तो द 2 ऑन द सेम सर्कल देन द 2 टेंजेंट्स विल बी इक्वल। तो इस केस में के क्यू टेंजेंट विल बी इक्वल टू के पी टेंजेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट के से निकल रहा है एक ही सर्कल पे, यानी कि दोनों की लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। तो के पी पूरा 8 हो गया के क्यू के बराबर। इसका मतलब एम के कितना हुआ, 3 माइनस कर दो 8 में से, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब ये सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये पॉइंट एम एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट जा रही है एम पी और एम एन। तो अकॉर्डिंग टू द सेम थ्योरम एम पी और एम एन दोनों ही इक्वल होंगे 3, तो एम एन मिल गया हमको 3। और इसमें पॉइंट एल जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से 2 टेंजेंट जा रहे हैं एल क्यू एंड एल एन। तो फिर से सेम थ्योरम यूज़ करके एल क्यू और एल एन भी इक्वल होंगे, दोनों ही 2, यानी कि ये 2। तो टोटल एल एम 3 + 2 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो अभी एक ट्राइंगल हमको ऐसा मिल गया ये, जिसमें समझ लो ये L है, ये K है, ये M है, तो एल एम भी 5 है और एम के भी 5 है। बिकॉज ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। मतलब अगर K 50 है तो L भी 50 होगा ना, तो K 50 है तो L भी 50 हो गया। 50 50 100, तो तीनों एंगल मिलके 180 होते हैं। 50 50 100, तो बाकी का बचा हुआ कितना है, 80 डिग्री, यानी कि एंगल M विल बी 80 डिग्री। क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? तो हाँ, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो रहा है?
करते हैं सम नंबर 10। लिखा है, देखो एक फिगर दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे भी वो बना दिया। लिखा है इन द फिगर शोन बिलो लाइन्स ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, जैसे ए सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, जेड, सी, वाई, बी, सबकी वैल्यू दी हुई है। और विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा ये बताओ। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब कोई ट्राइंगल 90 डिग्री का हो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो थीटा अगर ये है यानी ट्राइंगल हमको बड़ा वाला लेना पड़ेगा। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल POQ लेना पड़ेगा। और POQ के अंदर में एंगल Q जो है वो 90 डिग्री होगा, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसलिए एंगल Q 90 है। तो अब हमको मिल गया POQ क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से अगर मैं कॉस थीटा देखूं, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ बेस है POQ में, बेस है Z और हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के ऑपोजिट, यानी ये पूरा हाइपोटेन्यूज है, यानी B+Y, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। हमको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सेम तो कहीं पे नहीं है, Z/B+Y। इसका मतलब, और देखो चारों ऑप्शन से Z हटाया हुआ है, तो हमको भी यहाँ से Z तो हटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल छोटे वाले OAB एंड ट्राइंगल बड़े वाला जो ये POQ था, OAB लिखा है ना, तो OPQ, इन ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे बहुत आराम से। एंगल O इज इक्वल टू एंगल O और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलर तो हो गए, ये दोनों सिमिलर तो हो गए। सिमिलर हुआ तो क्या हुआ, OA/OP इज इक्वल टू OB/OQ इज इक्वल टू AB/PQ। अब AB/PQ क्या है यहाँ के हिसाब से, C/Z। और एक हमको OB/OQ की तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज A और X तो हमको कॉस में भी यूज़ नहीं आया, ये यूज़ आया है B और Y वाला, तो ये वाला लेते हैं। OA क्या है, OA है B और OP क्या है, OP है B+Y। ठीक है, तो अब ये इज इक्वल टू ये हो गया, दिस इज इक्वल टू C/Z, तो Z की वैल्यू निकालें। Z इज इक्वल टू B+Y मल्टीप्लाइड बाई C डिवाइडेड बाई B। तो जहाँ Z लिखा है उसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये रहा Z लिखा हुआ, तो मैं Z की जगह ये लिखती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, Z की जगह ये लिखते हैं C/B+Y अपॉन वाला चीज़ इसके साथ आ जाएगा B, और ये B+Y तो था ही यहाँ पे। अब देखो इसका B+Y कट गया, हमारा आंसर आ गया C/B। तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू C/B है? हाँ है। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ वैल्यू C/B दिया हुआ है। तो कैसे लास्ट सम में हमने ट्रिग्नोमेट्री के साथ में सिमिलैरिटी को यूज़ किया। इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जनरली जो इस पेपर में मैं देख रही हूँ, प्रैक्टिस पेपर में। तो कुछ टफ हैं, ट्रिकी हैं, मतलब एक गाइडेंस की ज़रूरत है कि हाँ थोड़ा सा बता दे कोई, और अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया तो तुम लोग समझ जाओगे। तो प्रैक्टिस पेपर यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे एकदम भी मत डरो, इसको सॉल्व करो। आगे के जो भी सम्स होंगे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आती हूँ, जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हो, बट मैं फटाफट लेकर के आऊँगी, एवरीडे लेकर के आऊँगी, जिससे कि ये पेपर मैं फटाफट ख़त्म कर दूँ। तो नेक्स्ट जो भी सम्स होंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर मेरे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।